मोदी। नमस्कार, मैं हूं आशीष मंगल सोनी और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम 25 का पंगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन 25 सीटों की चर्चा करते हैं जहां पर उपचुनाव होना है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की। ग्वालियर जिले में ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। वजह महल का असर। कहा जाता है कि इस विधानसभा में जिस प्रत्याशी को महल का समर्थन होता है, जीत उसी की होती है। हालांकि अनूप मिश्रा इसके अपवाद रहे। साल 2013 में माया सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की और कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल ने यहां से जीत दर्ज की। इस विधानसभा सीट पर हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट ग्वालियर जिले की अहम सीट है। इस सीट पर महल का असर साफ तौर पर देखा जाता है। यह सीट मुन्नालाल गोयल के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। गोयल के बीजेपी में शामिल होते ही इस सीट के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। अब गोयल इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस से भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। अशोक सिंह, देवेंद्र शर्मा, आर्यन शर्मा भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कई अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिन कामों का शिलान्यास हुआ है उनकी अब तक शुरुआत तक नहीं हो पाई है। बेरोजगारी इस क्षेत्र की अहम समस्याओं में से एक है। मुरार में पानी की बड़ी समस्या है। डीडी नगर में विश्राम घाट की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस क्षेत्र में अब तक पार्कों का भी विकास नहीं हो पाया है। फूलबाग मैदान से किले तक जाने के लिए रोप वे की मांग भी लंबित पड़ी हुई है। क्षेत्र में वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोली और जाटव मतदाताओं की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन इस क्षेत्र में जातिगत समीकरणों का असर कम ही दिखाई देता है। था ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का सियासी समीकरण और वहां के मुद्दे। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने तो अपनी कसरत शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तैयारियों के मामले में काफी पीछे नजर आ रही है। बीजेपी ने तो ग्वालियर पूर्व क्षेत्र में वर्चुअल रैली कर कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास तक करा दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं बीजेपी की इस वर्चुअल रैली में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर किस तरह अपनी भड़ास निकाली। हमारे भावी विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय मुन्नालाल दो दलीय व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। एक तरफ वो पार्टी है कांग्रेस जिसके झूठ और फरेब को तंग आकर मुन्नालाल जी गोयल ने कांग्रेस छोड़ी, उनके नेता ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस का झूठ बोलने का और धोखा देने का अपना एक इतिहास है। देश के अंदर कांग्रेस ने राजनीति सिर्फ धोखे देके और झूठ बोलने की की। इंदिरा जी थी तो इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, लोगों ने विश्वास कर लिया, इंदिरा जी को ले आए। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब मरने लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने अभी सवाल पूछे उनसे, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, सवाल कर दिया और उल्टा। जनता हमसे जब पूछेगी तो हम अपना सवाल का जवाब दे देंगे, आप हमारे काय को दे रहे हो। आप उनके रोज बयान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड सवाल और जवाब होंगे। उनने खुद ने क्या किया ये कभी नहीं बताते। हमारे
ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर साफ तौर पर देखने को मिलता है और ग्वालियर चंबल संभाग में जिन 16 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है, ये तमाम जो पूर्व विधायक हैं, सिंधिया समर्थक रहे हैं, खासतौर पर ग्वालियर पूर्व की बात कर लें, मुन्ना लाल गोयल यहाँ से विधायक थे। 15 महीने के कार्यकाल के बाद उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। ये तमाम मुद्दे जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, ये स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि ये तमाम मुद्दे हैं जो फिलहाल ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जरूरी है। लोगों की मांग है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी की बात हो, डीडी नगर में विश्राम घाट की बात हो, ये अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर स्थानीय जनता अपने मत का प्रयोग करती है। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा तबका व्यापारी वर्ग से आता है और व्यापारी वर्ग जिसके साथ होता है, ये सीट उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में थे, मुन्ना लाल गोयल, इनके साथ कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस की रीति नीति की बात करते हैं। कांग्रेस ने अपना हेडक्वार्टर भी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए ग्वालियर में बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कई बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में अब आने वाले उपचुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि बागी बगावत जैसे मुद्दे तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो कह चुके हैं कि आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि अच्छी भली सरकार चल रही थी, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपका मोह भंग हो गया। रही बात विकास कार्यों की, तो विकास कार्य करने की कांग्रेस दुहाई जरूर देते नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्ते आशीष जी। धर्मेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आपने कहा, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एक अच्छी भली जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की। सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि किस धोखे और छल कपट के साथ, लालच के चलते इन लोगों द्वारा अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की और जनता के जनमत का अपमान किया। जो इनको जनता ने हाथ के पंजे पर भाजपा के 15 साल से के कुशासन से त्रस्त होकर चुनाव जिताया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी, इन लोगों ने षड्यंत्र कर अपने लालच की पूर्ति के लिए उस जनमत का अपमान किया है। हम जनता को सबसे पहला मुद्दा तो यही बताएंगे। दूसरा, मिलावट के खिलाफ जो शुद्ध के लिए युद्ध कांग्रेस ने चलाया, जनता को, हमारे नौनिहालों को जो दूध, घी, पनीर मिलावटी मिल रहा था, कमलनाथ जी की सरकार ने उस मिलावट को खत्म करने के लिए जो अभियान छेड़ा, उन माफियाओं को, भूमाफियाओं को, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उनको खत्म करने के लिए जो जनहितैषी अभियान छेड़ा था, ये उन सब अभियानों पर कुटारा घात करने का काम इन्होंने किया है। ये भूमाफिया शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, आपका इशारा किसके तरफ है? जितने भी भूमाफिया इस प्रदेश में थे, आप देखेंगे उन सबके खिलाफ कमलनाथ सरकार ने सरकारी संपत्ति को वापस सरकारी खजाने में अर्जित करने के लिए एक अभियान चलाया था। वो सभी इसमें शामिल हैं। इसमें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आ रहा था कि अतिक्रमण के मामले में जमीन को लेकर बीजेपी पहले ही आरोप लगा चुकी है। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये भाजपा के नेता प्रभात झा जी और जयवान सिंह पवैया जी कहते रहे हैं। आप भाजपा को तय करना है, भाजपा अब वो भाजपा के सदस्य हैं, उनके साथ हैं। धर्मेंद्र जी, ये जिस तरीके से बात आ रही है, आपने भी कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब जनता मांगेगी। मुन्ना लाल गोयल से पूर्व विधायक हैं, लेकिन मुन्ना लाल गोयल राजधानी भोपाल में ये कहते नजर आए थे कि उनके क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ, इस वजह से उनका मोह भंग हुआ। क्या ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर विकास नहीं हुआ? ये वही मुन्ना लाल गोयल जी हैं जिन्होंने 15 साल तक भाजपा के कुशासन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह को जनता का हत्यारा बताया। यहाँ गरीबों के जो पट्टे और उनको बेदखली जब की गई तो उनको पट्टे दिलाने के लिए बड़े आंदोलन किए। कांग्रेस पार्टी ने इनको 15 साल में 3 बार विधानसभा का टिकट दिया
और अंततः कांग्रेस कार्यकर्ता ने मेहनत कर इनको चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा। उसके बाद मुरार नदी को जीवित करने का काम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया। इनका एक वादा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि हम मुरार नदी को जीवित करेंगे, उसके लिए मुन्ना लाल जी को सबसे पहले फंड और सबसे ज्यादा मदद कमलनाथ जी ने की। कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, 1.25 साल के लिए नहीं। लेकिन इन लोगों ने बीच में उस जनता को, जिस जनता ने इनके संघर्ष को 15 साल की भाजपा सरकार के कुशासन के खिलाफ जनमत जो दिया था, लेकिन धर्मेंद्र जी, कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते नजर आए थे, 2018 के पहले की बात हो या अभी फिर कांग्रेस के नेता, कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है और जो सर्वे में पास होता है उसे टिकट दिया जाता है। तब ये इस तरह का टिकाऊ प्रत्याशी का क्राइटेरिया नहीं होता क्या? नहीं, सर्वे में थे, सर्वे में टिकाऊ थे, लेकिन ये किसी के मन की भावना कैसे हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्ता की लालच में, लोलुपता में या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी मां समान पार्टी को छोड़ देगा? पार्टी ने विश्वास किया तभी तो 3 बार इनको टिकट दिया। उस जनता का क्या, उस प्रजातंत्र के जो हमारे वोट के अधिकार का क्या, जो जनता अपने लिए सरकार चुनती है, क्या उस जनादेश का अपमान किया है इन्होंने? बिल्कुल, आगे चल के चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये थे धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के थे, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि जनादेश का अपमान किया है, जनता जवाब मांगेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद आशीष। आशीष जी, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। आज ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा की वर्चुअल रैली भी हुई है। देखिए आशीष जी, 15 माह की जो कमलनाथ सरकार था, उसको अगर किसी एक शब्द के लिए जाना जाता है वो है वादा खिलाफी। जो उन्होंने वादे चुनाव में आने से पहले किए थे, 10 दिन में किसान का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, निराश्रितों को पेंशन मिलेगी, और ऐसे जो अनेक वादे थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो निश्चित ही इन चुनावों में कांग्रेस की वादा खिलाफी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरा, मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव मुख्यतः 3 विषयों पर लड़े जाते हैं। एक तो मैंने आपसे बताया कि जो पहले की आपकी सरकारों ने जो वादे किए वो कितने निभाए। अगर इस रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे तो कांग्रेस को आपको 0 देना पड़ेगा। दूसरा विषय, आपके पास क्या कोई जनाधार जनप्रियता वाला नेता है? तो कांग्रेस तो नेता विहीन हो गई है। कांग्रेस के जो एकमात्र कद्दावर नेता सिंधिया जी थे, उन्होंने अब राष्ट्रवाद की राजनीति का दामन थाम लिया है। तीसरी बात, क्या आपका संगठन और कार्यकर्ता इतना मजबूत है? तो कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ता तो है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि ये नेता आधारित और विचारधारा विहीन दल है। तो जब इन तीनों वामदलों को हम कसते हैं तो ये पाते हैं कि कांग्रेस इन 24 उपचुनावों में बहुत कमजोर साबित होगी और ग्वालियर पूर्व निश्चित ही उनमें से एक विधानसभा सीट है। लेकिन आशीष जी, जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है, उसके साथ आपके पुराने कार्यकर्ताओं का समन्वय और सामंजस्य कैसे होगा? क्योंकि जयभान सिंह पवैया लगातार ट्वीट करके अपनी जो पीड़ा है वो भी जाहिर करते हुए नजर आए। कई मंत्री जैसे अम्मा महाराज की समाधि पे गए, माधवराव सिंधिया की समाधि पर गए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गए। उन्होंने सीधे ट्वीट कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो कौन कहां से आया है, किसके साथ आया है, ये इतिहास था। यथार्थ ये है कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ नेता पार्टी का होता है, कार्यकर्ता पार्टी का होता है, ना कि किसी नेता का। तो ये नीति और पद्धति और संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है कि ये किसका, ये उसका। तीसरा, जब सागर में कोई नदी मिलती है तो समुद्र का अस्तित्व रह जाता है, उस नदी का नहीं। तो इसलिए अब अस्तित्व अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का है, संस्कृति का है और विकासवाद का है। तो जब आपको उपचुनाव दिखेंगे तो हमारा हर कार्यकर्ता आपको कमर कस के नजर आएगा इस महायज्ञ में, जो 24 उपचुनावों को जिताने का महायज्ञ है, उसमें अपनी आहुति डालता हुआ आपको दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। ये थे आशीष अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी के, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दोहरा रहे थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि कार्यकर्ता भी इसी आधार पर काम करेगा। ये बात सही है कि बीजेपी में संगठन स्तर पर जो तमाम निर्णय लिए जाते हैं वो कार्यकर्ता नीचे तक फॉलो करता है। कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं, इसके ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी, थैंक यू आशीष जी। मिश्रा जी,
सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप उन नेताओं में से हैं जिन्होंने 15 साल लगातार संघर्ष किया, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला, कई मुकदमे भी आप झेल रहे हैं। जी जी। लेकिन 15 महीने की जब सरकार आई तब आप पीसीसी से बाहर थे। अब जब उपचुनाव में जरूरत हुई तो फिर के मिश्रा को ग्वालियर में मैदान में उतार दिया। देखिएगा, पार्टी से बड़ा मैं नहीं हूं। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी का विश्वास मुझे प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और 15 महीनों में क्या मिला नहीं मिला, मैं कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं हूं कि एक साल यदि कुछ नहीं मिले तो मैं पार्टी छोड़ दूं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आप यदि मुझसे बात कर रहे हैं या मुझे अपनी चैनल में आपने फोनों पर अटैच किया है तो वो सिर्फ मेरी पार्टी की वजह से ही। मुझे अपनी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और मैं आपके समक्ष सिर्फ के मिश्रा के हिस्से से बात कर रहा हूँ, के सिंधिया नहीं। बिल्कुल। मिश्रा जी, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे, क्योंकि आज से आप कांग्रेस पार्टी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही थी दतिया से, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हो गया। आशीष जी, चुनाव अभियान की शुरुआत तो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने बरनगर से कर दी है जी। आज एक पाठ होना था जो कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थगित हो गया है और आने वाले दिनों में वो यात्रा पुनः चालू होगी। कांग्रेस जहां तक हमारे जी मुद्दों को आपने जिक्र किया है जी, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। 15 वर्ष बनाम 15 माह जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की गई है वो, ये सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और ये जनता के मुद्दे बन चुके हैं, कांग्रेस के मुद्दे नहीं होंगे जी। वोट जनता का, खरीदारी बिकाऊओं की, ये सब हमारी मुद्दे होंगे। जनता खुद कह रही कि हमारे साथ छल हुआ है, हमने जिस जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनकर भेजा था वो बिक गया है। ये जनता के बीच की चर्चा है, हमारी चर्चा नहीं होगी। जनता जवाब मांगेगी उन बिकाऊओं से, उन गद्दारों से कि आपको हमने वफादारी के कारण 5 वर्षों के लिए वोट दिया था, आप क्यों मांगे, उसके पीछे लॉजिक क्या था। जी मिश्रा जी, लेकिन कांग्रेस ये बात कहती है, 2018 में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने टिकट बांटे, तो उस सर्वे में बिकाऊ और टिकाऊ का अंतर नहीं समझ आया था। देखिएगा आशीष जी, आप और हम सामाजिक व्यक्ति भी हैं जी। आप, मैं या हमारी माता जी या पिताजी सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, वहां से हमने गोभी, आलू, टमाटर, जो जो सब्जियां होती हैं हमने सब खरीदी। 5 किलो टमाटर खरीदे, उसमें भी 5 फूटे निकल गए, तो उसमें टमाटर खरीदने वाले का दोष नहीं है। तो ये फूटे हुए टमाटरों की हमें चिंता नहीं है, हम अपने लक्ष्य की ओर अर्जित रहे हैं और होंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ आपको साक्षी मानते हुए कह रहा हूं इस संध्या को कि मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी एक बार फिर इस प्रदेश की बागडोर संभालेंगे उपचुनावों के बाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी। कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि उपचुनाव में मुद्दा बागी, बगावत और गद्दार का होगा, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का मुद्दा होगा। कांग्रेस के लिए ग्वालियर में के मिश्रा जी ने मैदान में पहुंच चुके हैं, मोर्चा संभाल लिया है और जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से मीडिया और जनता के सामने रखते हैं वो आज से नहीं, पिछले 15 साल में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी के मिश्रा इस तरह से अपनी बातें रखते थे। हालांकि इसके बाद कई मर्तबा उन्हें न्यायालयीन मामलों में भी ध्यान देना पड़ा। लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर, ग्वालियर पूर्व अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमने आपसे सियासी समीकरण समझने की कोशिश की। अब ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है महल का असर सर्वाधिक है। 2013 में माया सिंह ने यहां से जीत हासिल की, महल परिवार की सदस्य हैं। 2018 में मुन्ना लाल गोयल ने यहां से जीत दर्ज की, तब बीजेपी से सतीश सिकरवार सामने थे। अब उपचुनाव में क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि महल इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, माधवी राजे सिंधिया हो, माया सिंह हो, सभी या माधवराव और उनका परिवार इसी विधानसभा क्षेत्र के AMI शिशु मंदिर में वोट डालता रहा है। तो ये बात सही है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र महल के अधीन है या महल जो है ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आता है।
ये ग्वालियर का एक कहना चाहिए ना नव विकसित क्षेत्र है। इसमें जो सिटी सेंटर इलाका है और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें मध्यम वर्गीय उच्च मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। शासकीय कर्मचारियों के बंगले इसी में है। कलेक्टर एसपी से लेकर कमिश्नर तक सब इसी विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट हो, एसपी ऑफिस हो, ये सभी इस वन विभाग हो, ये सभी इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से ये कई भागों में बटा हुआ है, क्योंकि एक तो कर्मचारी अधिकारियों का वोट इसी विधानसभा क्षेत्र में है जी। दूसरा, अब इसका सीन थोड़ा बदला हुआ ये है कि एक जो भिंड से लगा हुआ इलाका है उसमें बड़ी संख्या में दीननगर से लेकर के शारदा और आसपास के इलाके करीबन 100 बस्तियां वहां बस गई हैं। वो बाहर से आए हुए लोगों की बस्तियां हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें 5-6 वार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्रों के शामिल कर दिए गए हैं, जो अब इस शहर के हिस्सा बन गए हैं। तो अब ये विधानसभा क्षेत्र वैसा नहीं रहा जैसा अपन पहले से अंदाज किया करते थे। ये बात ठीक है कि यहाँ से मुन्नालाल गोयल सिंधिया के थे, उन्हीं के चुनाव जीते। मुन्नालाल गोयल इससे पहले चुनाव हार भी चुके थे, कई चुनाव हार चुके थे, लंबे समय बाद जीत पाए। माया सिंह भी हारते जीती थी। तो सिंधिया के प्रभाव का है ये तो नहीं कहेंगे। आप सिंधिया का वोट इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है जी। इस बार जो विधानसभा का चुनाव है वो जैसा कि के मिश्रा जी ने कहा कि बिकाऊ और टिकाऊ पे है जी। अब ये देखना है कि कांग्रेस इस चीज को कैसे ले जा पाती है, क्योंकि यहाँ विडंबना ये है कि जो बिकाऊ है वो भी कांग्रेस का ही था जी। तो अब ये कौन मानेगा कि भाई आप जो ला रहे हो अब वो टिकाऊ हो जाएगा, होगा बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो एक बात है, कांग्रेस के साथ ये बात सही है कि स्थानीय जो विधायक हैं उनको खिलाफ माहौल व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा है, लेकिन कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि कांग्रेस के पास यहाँ संगठन अभी नहीं है, क्योंकि 40 साल तक लगातार सिंधिया परिवार के साथ कांग्रेस एसोसिएट रही। तो यहाँ का पत्ता बूटा कांग्रेस का सिंधिया के महल के आसपास ही रहता था और वो वहीं जाके गिर गया। अब कांग्रेस के पास यहाँ संगठन का अभाव है, नए पदाधिकारियों को तलाश करना पड़ रही है। दूसरा, अभी तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी का भी अभाव है। कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि इसमें प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र थोड़ा अलग तरह का है। मैं बता दूं आपको, इस विधानसभा क्षेत्र में व्यापारिक लोग रहते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी रहते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ वार्ड जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। दलित ग्वालियर जिले में सर्वाधिक अगर कहीं रहते हैं तो वो इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। लगभग 6 वार्ड जो है पूरी तरह से दलितों के हैं, है ना सर। जी, एक बात स्थानीय तौर पर स्थानीय मुद्दे जो निकलकर सामने आए थे, मुरार नदी, पहले स्वर्ण रेखा नदी की बात का जिक्र भी था, तो पानी की समस्या को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आई थी, चाहे वो रोपवे की बात निकलकर आई थी और फिर बाद में ये भी आया जी। बिल्कुल सही बात है। रोपवे की बात निकलकर सामने आई थी, बाद में ये भी आया कि वो सिंधिया स्कूल के पास से अपर टर्मिनल है तो फिर उसका भी ठंडे बस्ते में चला गया। ये बीजेपी के लिए मतलब एक बड़ा सेटबैक रहेगा रोपवे जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से रोपवे बनवाना चाहती थी जी, और उसके लिए लगातार उन्होंने संघर्ष किया। चाहे नारायण कृष्ण सेजवलकर रहे हों, जब नारायण कृष्ण सेजवलकर भी महापौर हुआ करते थे तब से इसकी आधारशिला रखी गई है, और तब से लगातार 1970 के आसपास से लगातार ग्वालियर नगर निगम के बजट में ये शामिल रहा। लेकिन सिंधिया परिवार के दबाव के कारण ये नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो टर्मिनल बनना है वो सिंधिया स्कूल पर बनना है। दूसरा, जो रोपवे से ऊपर लोग जाएंगे उसमें सिंधिया का जयविलास पैलेस साफ दिखाई देगा, जो वो नहीं चाहते। तो ये कारण रहे हैं। और बीजेपी का मतलब बीजेपी इस बात का आरोप लगाती रही है जनसंघ के जमाने से कि सिंधिया परिवार रोपवे नहीं बनने देना चाहता, दिल्ली से एनओसी नहीं होने देना चाहता। अच्छा। पिछले 7-8 सालों में जो अभी ग्वालियर के सांसद हैं, 2 बार मेयर रहे नगर निगम के, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। विवेक नारायण सेजवलकर, फिर नरेंद्र सिंह तोमर पावर में आ गए, ग्वालियर से सांसद बने, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके ऐसा संयोग बना कि दिल्ली में भी सरकार को बीजेपी की थी और मध्य प्रदेश में भी सारी एनओसी क्लियरेंस कराई। ये बड़े धूम धड़ाके के साथ इसका भूमि पूजन हुआ और अभी 15-16 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी हो गए जी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अभी
बीजेपी ज्वाइन करते ही ग्वालियर जिला प्रशासन ने उसकी एनओसी रद्द कराने के लिए एएसआई को लिख दिया। अच्छा। इसके खिलाफ बीजेपी भी है। बीजेपी के पार्षदों ने बाकायदा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया और प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। तो ये लड़ाई ऐसा भी हो सकता है कि सिंधिया बनाम बीजेपी भी हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी मेहनत से ये इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। अब विधानसभा में ये मुद्दा कितना इशू बन पाएगा ये अपन नहीं कह रहे। जहां तक मुराद नदी का सवाल है, मुराद नदी एक्चुअल में पानी के पेयजल की समस्या के लिए नहीं है, हाँ, लेकिन किसी जमाने में वो बड़ी महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी और अब उसका इशू लगातार उठता चला आ रहा है कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। अभी सरकार ने इसमें किया भी है कि वो इसको जो गंगा नमामि गंगे ये परियोजना है उसके कुछ लोग आए थे और उससे जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, ये स्थानीय मुद्दे, चाहे मुरार नदी की बात हो, रोपवे का बात हो, ये स्थानीय मुद्दे। देवश्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार जो साफ तौर पर स्थानीय मुद्दे समझाते हुए नजर आ रहे थे। स्थानीय मुद्दों के साथ सियासी समीकरण बता रहे थे हमें। विश्लेषण ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का बड़ा ही सटीक ढंग से किया। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में महल का असर तो माना जाता है, व्यापारी वर्ग बड़ी संख्या में है, कर्मचारी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में अब उपचुनाव में कांग्रेस बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के मुद्दे को लेकर जा रही है। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मुद्दे हैं? 15 साल के शिवराज सिंह चौहान के कामकाज, अब 3 महीने के कामकाज, कोरोना से निपटने के लिए जो तमाम लड़ाई, तमाम जंग की गई है वो, और बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता, ऐसे और कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे? मुन्ना लाल गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद वे भी बीजेपी में आ गए, कांग्रेस से मोहभंग की बात कहते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में जनता क्या कुछ तय करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये था 25 विधानसभा सीटों में से एक ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या कुछ चल रहा ग्वालियर पूर्व की सियासी चौसर पर, यह हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। कल फिर एक और विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।